हेलो एवरीवन, कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन विद न्यूरोलॉजी। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दिस इज़ बेसिकली द फाउंडेशन वीडियो फॉर स्ट्रोक, है ना। स्ट्रोक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम अच्छे से करेंगे। पर ये एक पहला आई वुड से पहला स्टेप है स्ट्रोक पढ़ने के लिए। तो टॉपिक जो हमें आना चाहिए, दैट इज़ ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, TIA जिसे बोलते हैं। लेट अस स्प्लिट द वर्ड। व्हाट इज TIA? सबसे पहले तो ये समझते हैं। ट्रांजिएंट मीन्स एनीथिंग विच इज लास्टिंग फॉर लेस ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ओके, ट्रांजिएंट वर्ड हैज़ बीन डिकोडेड। इश्चेमिया मीन्स a consequence of hypoxia, right? Whenever there is low oxygen to any tissue, वहाँ पे इश्चीमिया होना शुरू हो जाएगा। बट इश्चीमिया के बाद अगर वो इन्फाक्ट में कन्वर्ट हो गया, then it becomes an irreversible thing. Okay, so it is transient ischemic. So anything which is lasting for less duration of time due to reduced oxygen to a particular tissue. So what is TIA? The definition is important. So it is brief episode of neurological dysfunction. Okay, so brief episode. Okay, that's understood. Neurological dysfunction. What kind of neurological dysfunction? We'll work on this. In which symptoms and sign resolve completely after a brief episode. Now we need to अंडरस्टैंड। इसमें कुछ चीज़ें हमें समझनी है। सबसे पहले कि मैंने बोला ब्रीफ एपिसोड है न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन का, तो कौन से न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन हो रहे हैं पेशेंट में, हमें क्या फाइंडिंग मिलेंगी, इसको आप याद रखोगे FAST से। ठीक है, ये 4 न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शंस हमें पेशेंट में मिलेंगे। F स्टैंड्स फॉर द फेशियल वीकनेस, A स्टैंड्स फॉर द आर्म वीकनेस, S स्टैंड्स फॉर द स्पीच problems like slurring of speech or abnormal lip movements, and T stands for time frame is very important। अभी हम इसकी बात करेंगे क्यों। तो बेसिकली पेशेंट में हमें ये 3 फाइंडिंग्स मिलेंगी, है ना। फेशियल वीकनेस, पेशेंट वुड ऑफन कंप्लेन कि वन साइड फेशियल वीकनेस उसे फील होगी, फिर आर्म में वीकनेस उसे फील होगी, ही वोंट बी एबल टू स्पीक द थिंग्स। आर्म पे वीकनेस इस हद तक हो जाएगी कि इफ यू आस्क द पर्सन to lift a glass of water from a table and keep it at other place, he won't be able to do this। इस हद तक आर्म वीकनेस हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ में आ गई। न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन इन विच साइंस एंड सिम्टम्स रिजॉल्व कंप्लीटली, आई एम यूजिंग द वर्ड कंप्लीटली, आफ्टर अ ब्रीफ एपिसोड। सो द क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड कि कितना ड्यूरेशन है इस ब्रीफ एपिसोड का। सो दिस इज सेइंग दिस दैट लेस देन 1 hour विदाउट, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, द एविडेंस ऑफ इन्फाक्शन। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आई एम सेइंग दैट ये 3 सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट में, FAS, फेशियल वीकनेस, आर्म वीकनेस एंड स्लरिंग ऑफ स्पीच एंड ऑल दीज थिंग्स, पर ये 1 घंटे से कम के ड्यूरेशन में होंगे, लेस देन 1 hour। दिस 1 hour इज इंपॉर्टेंट, राइट, विदाउट द एविडेंस ऑफ इन्फाक्ट। मतलब टिश्यू डैमेज का, टिश्यू डेथ का अभी हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। देर इज नो इन्फाक्ट डेवलपिंग, राइट। आई एम सेइंग इश्चीमिया इज देयर बट देर इज नो इन्फाक्ट। सो दीज 2 words आर इंपॉर्टेंट, लेस देन 1 hour without the evidence of infarct। so without word is very important। now why is it occurring? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, दिस इज caused by focal brain, spinal cord और retinal ischemia। इश्चीमिया हो रही है किस किस लेवल पे? ब्रेन पे या तो हो सकती है, फोकल मीन्स एक, इट्स नॉट डिफ्यूज थिंग, ओके, एक पर्टिकुलर जगह पे हो रही है, या तो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, या तो रेटिना में इश्चीमिया हो रही है क्योंकि रेटिनल आर्टरी में कोई ना कोई दिक्कत हुई होगी। ठीक है, and again I am using the word without infarction। so even if you forget everything in its definition, don't forget less than 1 hour and with the evidence of infarction, without the evidence of infarction। ठीक है, इन्फाक्शन का कोई एविडेंस नहीं होना चाहिए ना। व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स दैट यू विल गेट इन दिस पेशेंट? सबसे पहला तो आप FAS याद रखो, ये तो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा हेमीपेरेसिस। हेमीपेरेसिस देखिए 2 चीज़ें होती है, एक हेमीपैरालिसिस एंड एक हेमीपेरेसिस। हेमीपेरेसिस मीन्स हाफ ऑफ द बॉडी यू विल बी फीलिंग द वीकनेस, है ना। पैरालिसिस इज़ अ डिफरेंट थिंग, यहाँ पे वीकनेस फील होगा एक साइड बॉडी में। एफेजिया is also very important, right? difficulty in communicating, the person won't be able to speak। ठीक है, एमेरोसिस फ्यूगैक्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट आपके पास ये शिकायत लेकर के आएगा कि आंखों के सामने काला पर्दा सा छा गया एक आंख के सामने और एकदम से दिखना बंद हो गया। ट्रांजिएंट एपिसोड होगा, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का। हेमिएनोपिया, विजुअल लॉस, ओके, डिप्लोपिया, वर्टाइगो, वॉमिटिंग, तो ये सारी चीज़ें हैं। पर मेन मैंने आपको बता दिया कि एक साइड की बॉडी में उसको वीकनेस फील होगी और बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी। ठीक है, स्पीच में डिफेक्ट्स होंगे और विजन की प्रॉब्लम होगी। अब कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं भाई? ट्रांजिएंट एपिसोड है, आप समझो,
ब्रेन में ये टिश्यू थी और ये पर्टिकुलर ब्लड वेसल इस पर्टिकुलर टिश्यू को ब्लड सप्लाई कर रही थी. व्हाट कुड हैपन कि यहाँ पे थोड़े समय के लिए ब्लड सप्लाई डिस्टॉर्ट हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए. इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ एम्बोलिज्म. सो द फर्स्ट रीजन इज एथेरोएम्बोलिज्म इन द कैरोटिड. यू नो वेल दिस दैट ब्रेन में जो सप्लाई होती है वो कैरोटिड से होती है मेनली. आई विल ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड दिस. सो व्हाट डू यू नीड टू नो, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ओके, सो इसके लिए थोड़ा सा सर्कल ऑफ विलिस का डायग्राम 2 मिनट में हम देख लेते हैं. ठीक है, वील डील दैट इन डिटेल. राइट, कैसे बनाना है, आपको 2 वाई बनाने हैं सीधे और एक उल्टा वाई बनाना है. ठीक है, एंड देन जस्ट जॉइन दीज लाइन एंड जॉइन दिस लाइन. फाइन. देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट लेबल इट. अभी कुछ भी अगर याद नहीं हो रहा है तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, सो दिस इज एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, दिस इज मिडिल सेरिब्रल आर्टरी. एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, ये कम्युनिकेटिंग आर्टरी होगी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी. ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी हो गई, ये बेसिलार आर्टरी हो गई, और ये होती हैं वर्टिब्रल आर्टरी. वर्टिब्रल आर्टरी, ये डायग्राम हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में देखेंगे. मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है. तो ब्रेन की जो मेन ब्लड सप्लाई होती है दैट इज़ वाया इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. वी अंडरस्टैंड दिस. अच्छा, आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी कहाँ है. तो ये होती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और ये जो पूरा गोला बन रहा है इसको सर्कल ऑफ विलिस बोलते हैं. ठीक है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में. अभी आप बस इतना समझो कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड वर्टिब्रल आर्टरी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरीज ऑफ द ब्रेन. और यहाँ पे यही चीज़ वो बोल रहे हैं कि कॉज क्या हो सकता है कि कैरोटिड आर्टरी में कोई एम्बोलिज्म आ चुका है या फिर कार्डियो एम्बोलिज्म. एम्बोलिज्म की शुरुआत हार्ट से हुई थी. ठीक है, और वो हार्ट प्रोस्थेटिक वॉल या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के कारण वो एम्बुलस जो है अब पूरी वेसल्स में घूम रहा है और वो ब्रेन की वेसल्स में आकर के कहीं ना कहीं स्टक हो रहा है. राइट, so that has to be understood. Hypoviscosity and vasculitis could be the other causes, but these are very rare causes. जैसे पॉलीसाइथीमिया में ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, RBC काउंट वगैरह बढ़ जाते हैं, और vasculitis could be also cause, but these are rare causes. Embolism is the main cause, है ना. It is a villain for everything. All the bad things. The main villain is actually the embolus, or I should rather say atherosclerosis. Right. Now, what are the importance of time frame? As I told you, time is very important game in this entire unit. Right. देखिए क्या टाइम फ्रेम होता है. 1 आवर में सारे सिम्टम्स अभी हमने पढ़ा रिजॉल्व हो जाते हैं. 4 आवर जो होता है TIA में वो होता है विंडो पीरियड. विंडो पीरियड का मतलब ये हुआ कि विद इन दिस ड्यूरेशन आई हैव टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट. राइट, एल्स 12 में से हर एक मरीज जो है वो स्ट्रोक में लैंड कर जाएगा. ठीक है, और स्ट्रोक इज़ अ डेडली कॉम्प्लिकेशन. राइट, स्ट्रोक से वापस आना असंभव जैसा है, पर आप TIA को कंट्रोल कर सकते हो. ठीक है, 6 आवर्स में आपको न्यूरो इमेजिंग मोडालिटीज़ की रिपोर्ट्स मिल जाती हैं या उनकी फाइंडिंग्स आपको समझ में आने लगती है. मतलब क्लिनिकल फीचर्स तो पेशेंट आपके पास तुरंत प्रेजेंट करेगा, बट रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से या इमेजिंग मोडालिटी से मुझे कैसे पता चलेगा कि दिक्कत हो रही है. इट विल टेक एटलीस्ट 6 आवर्स फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट. 24 आवर्स में सिम्टम्स जो होते हैं TIA के वो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, और 48 आवर्स क्या होता है, 48 आवर्स जो होता है वो डिफाइन करता है डेस्टिनी ऑफ TIA. डेस्टिनी ऑफ TIA मतलब जैसे तुमने देखो आपने पढ़ा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो उसमें मैंने एक चीज़ बहुत क्लियरली बोली थी कि स्टोरी बिगेन्स विद एंजाइना, और एंजाइना के बाद चीज़ें जो हैं वो आगे जाती हैं. एंजाइना होगा पहले और धीरे 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 स्टेबल अनस्टेबल एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड देन अल्टीमेटली द पेशेंट वुड लैंड अप इन MI. राइट, सो द थिंग्स बिगेन विद वन थिंग ना. यहाँ पे भी वही चीज़ है, वो पहली सीढ़ी जो है वो TIA है ना. तो TIA डेफिनेटली देयर इज नो गोइंग बैक, है ना. अब कहीं ना कहीं तो चीज़ें जानी है, और लास्ट जो इसका रिजॉर्ट है वो स्ट्रोक ही है. अब वो कैसे आ रही हैं वो हमें डिफाइन करना है. तो 48 आवर्स में ये डिफाइन हो जाता है कि स्ट्रोक का प्रोग्नोसिस क्या होगा या उसकी एंडिंग किस में होगी, TIA की एंडिंग किस में होगी, क्या वो स्ट्रोक में होगी या किसी और चीज़ में होगी. तो इसके लिए हमने क्या किया है, रिस्क प्रेडिक्टर स्कोर कैलकुलेट किया, एंड दिस इज़ हाईली एक्यूरेट. ऐसा बोला जाता है कि इससे कैलकुलेटेड स्कोर TIA का बिल्कुल सही भविष्यवाणी बताने वाला है कि TIA के साथ अल्टीमेटली होगा क्या. इट्स वेरी सिंपल, ABCDE. ठीक है, क्या होता है, ए का मतलब एज इज़ वन इंपॉर्टेंट फैक्टर. एज में पॉइंट हमने दिया है 1, मोर देन 60 ईयर्स में आपने दे दिया 1. ब्लड प्रेशर मोर देन और इक्वल टू 140/90, स्कोर ऑफ 1. ABC स्टैंड्स फॉर क्लिनिकल फीचर्स. यूनिलेटरल वीकनेस अगर है तो आप 2 का स्कोर दोगे, और स्पीच इम्पेयरमेंट है विदाउट वीकनेस तो आप 1 का स्कोर दोगे. D stands for duration of symptoms. अगर more than equal to 60 minutes है then you will give 2, और अगर 10 to 59 minutes है then you will be giving the score of 1. और D stands for diabetes.
या पेशेंट अगर मेडिकेशन या इंसुलिन के उसमें है तो 1। तो 2 ही चीज़ों को हमने 2-2 का स्कोर दिया है, पहला यूनिलेटरल वीकनेस को और दूसरा अगर ड्यूरेशन 60 मिनट से ज़्यादा हो जाए। इस बेसिस पे हम एक स्कोर कैलकुलेट करते हैं और स्कोर कैलकुलेट करने के बाद हम उसको रिस्क जोन में डाल देते हैं। जैसे अगर स्कोर 0 to 3 वाला है तो लो रिस्क पेशेंट है, TIA का प्रोग्नोसिस ठीक ठाक हो सकता है, मॉडरेट इज 4 to 5 एंड हाई इज 6 to 7। सो यू नीड टू नो दिस ऑल्सो। Now how will you diagnose it? That is very important concept you need to understand. So अगर मुझे TIA को डायग्नोज करना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, आपको एक रूट कॉज समझ में आ गई कि हार्ट में दिक्कत हो सकती है, उससे एम्बुलेंस हमारे तक आ सकता है, तो दैट इज़ वाई यू विल डू ECG। अगर फिब्रिलेशन वगैरह है तो उससे पता चल जाए हमें, है ना। इको कराओगे जिससे स्पेसिफिकली किस जगह पे लेजन है हार्ट में वो समझ में आ जाए, ठीक है। आप कैरोटिड आर्टरी का डॉपलर कराओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये 2 इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कैरोटिड आर्टरी का डॉपलर और दूसरी चीज़ है डिफ्यूजन वेटेड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI, डिफ्यूजन वेटेड MRI, ठीक है। कैरोटिड आर्टरी का डॉपलर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैंने बताया कैरोटिड आर्टरी में एम्बोलिज्म हो सकता है, उसके कारण ये प्रॉब्लम्स हो रही हों, और DWMRI का भी एक सिग्निफिकेंस है। दोनों डिफाइन करेंगे कि मुझे आगे क्या करना है। वैसे इसमें आप क्लिनिकल एविडेंस देख सकते हो एम्बुलेंस का, जैसे पेशेंट हिस्ट्री देगा पहले कि उसको MI की प्रॉब्लम रही है या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ मेलाइटिस की प्रॉब्लम है। सो पेशेंट वुड गिव यू द हिस्ट्री ऑफ दीज थिंग्स, बट in nutshell you'll have to do these things. Moreover, do not forget to do the blood test of the patient and also do the sugar level of the patient. Check for the sugar level in the blood of the patient. This is important. अब मेरे पास 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ भूल जाओ, DWMRI और कैरोटिड डॉपलर नहीं भूलना है। क्या ये बोलता है? DWMRI जब हम कर रहे हैं और अगर ये आपको नॉर्मल मिल रहा है तो मतलब स्ट्रोक नहीं होगा इस पेशेंट को, ये केवल ट्रांजिएंट इश्चीमिक अटैक था, ठीक है। अगर तुमको हाइपर इंटेंस लीजन मिल रहे हैं DWMRI में, ठीक है, तो इसका मतलब माइनर स्ट्रोक है, स्ट्रोक में लैंड अप हो चुका है, एंड यू कैन सी क्लियरली दीज हाइपरडेंस एरिया इन दिस DWMRI इमेज विच आई हैव पुट ओवर है। कैरोटिड डॉपलर किया तो क्या समझ में आया? देखिए, कैरोटिड डॉपलर में आपको एग्जैक्टली कैरोटिड आर्टरी में कितना ऑक्लूजन है वो समझ में आ जाएगा। अगर 70% से लेस ऑक्लूजन है, ठीक है, स्टेनोसिस है और सिम्टम्स नहीं है, लेस देन 70% नो सिम्टम्स, तो केवल मेडिकल मैनेजमेंट करो। मोर देन 70 और सिम्टम्स आ जाएं तो तुमको सर्जिकल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? लेस देन 70 एंड नो सिम्टम्स देन मेडिकल मैनेजमेंट, एंड मोर देन 70 एंड द सिम्टम्स देन you'll have to do the surgical management, and for this the surgical management is carotid एंड आर्टरेक्टमी। व्हाट वी मीन बाय दिस कि हम आर्टरी को, कैरोटिड आर्टरी को ओपन करते हैं और वेसल में जो भी हमें ऐसा लगता है कि एम्बुलेंस या जो भी क्लॉट या जो भी चीज़ ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रही है, वी ओपन अप द वेसल एंड वी रिमूव इट, राइट। दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। लास्ट में आता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में जो भी चीज़ करनी है, सबसे पहले बेसिक चीज़ें देखते हैं, ठीक है। मेन चीज़ तो ठीक है, बेसिक चीज़ है कि रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करो। रिस्क फैक्टर जैसे हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, BP कंट्रोल करो, डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें पहले कंट्रोल करनी है। इसके अलावा हम ड्यूअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी शुरू करते हैं पेशेंट को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी में हम लोग एस्पिरिन देते हैं और क्लोपिडोग्रिल देते हैं। एस्पिरिन इज गिवन 300 मिलीग्राम OD फॉर 2 वीक्स, लर्न दिस, 300 मिलीग्राम OD फॉर 2 वीक्स, एंड क्लोपिडोग्रिल इज गिवन 75 मिलीग्राम OD, ठीक है। अगर इससे आराम नहीं हो रहा है तो आपको अल्टीमेटली सर्जरी करनी है, जो कि मैंने बता दी, कैरोटिड एंड आर्टरेक्टमी होती है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डू रिमेंबर दिस कि ड्यूअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी हम तभी शुरू करते हैं जब ABCD का स्क्वायर मोर देन 4 हो, या फिर 2 रीसेंट TIA इन सेम वस्कुलर टेरिटरी। मतलब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर पार्ट में 2 एपिसोड हो चुके हैं TIA के, है ना, एक पर्टिकुलर रीजन में, देन आई विल गो फॉर दी ट्रीटमेंट। One more thing that you need to remember for this is the differentials. मेरे पास अगर ऐसा कोई पेशेंट आ रहा है who's having a unilateral facial weakness or slurring of speech or arm weakness, and the patient is having I should say that curtains down his eye, है ना, तो मेरे दिमाग में क्या क्या differentials आएंगे? ठीक है, it could be TIA, but it could be possibly because of hypoglycemia, and that is why I am saying that blood sugar level check करना ज़रूरी है. It could be because of migraine with aura, जो हम migraine पढ़ चुके हैं, and it could be because of facial epilepsy also. So in this particular session, what is important? You should know the definition. That's very important. Less than 1 hour without evidence of infarct. Clinical features are important. You can remember it by FAST, facial weakness, arm weakness, and S stands for slurring of speech. Others could be remembered. Causes बहुत simple है. Carotid में कोई दिक्कत है या हार्ट से कोई एम्बुलेंस आ चुका है. टाइम फ्रेम याद रखना ज़रूरी है. रिस्क प्रेडिक्टर्स में ABCD
square, it's also very important. Then you need to remember their risk scores. Okay, diagnosis में दो चीज़ याद रखो, carotid artery Doppler और DW MRI. I've already told you what are these, and then I told you about the treatment modalities and differential treatment में dual antiplatelet therapy and surgery, and the differentials are 3. So thank